बच्चों, आज हम लोग वेक्टर का 5वां लेक्चर देखेंगे। इसमें हम लोग पढ़ेंगे जीरो वेक्टर और यूनिट वेक्टर। जीरो वेक्टर सब पहले देखते हैं। जीरो वेक्टर अपने आप में कुछ भी नहीं होता, ये रिजल्ट है वेक्टर के एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का। इसमें जीरो वेक्टर हम एक केस देखते हैं, जीरो वेक्टर कैसे बनेगा। अगर हम लोग बहुत सारे n वेक्टर्स लेते हैं और उनको ऑर्डर में एडिशन के लिए ऑर्डर में ऐड करना शुरू करते हैं, और अगर लास्ट वेक्टर nth जो है वेक्टर, उसका हेड फर्स्ट वेक्टर के टेल से मिल जाए, तो जो रिजल्टेंट मिलेगा वह जीरो मैग्नीट्यूड का होगा। ऐसे वेक्टर को हम लोग कहेंगे जीरो वेक्टर। और ये जो है जीरो वेक्टर, ये वेक्टर ऑफ जीरो मैग्नीट्यूड। ये जीरो वेक्टर कहलाता है। और जीरो वेक्टर का डायरेक्शन अनडिफाइंड होता है, तब लिखेंगे और डायरेक्शन ऑफ जीरो वेक्टर इज अनडिफाइंड। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं कि कंडीशन किस किस कंडीशन में हमें जीरो वेक्टर मिलेगा। तो पहला चीज देखते हैं कि कंडीशन फॉर टू वेक्टर्स इन ए प्लेन टू गिव जीरो रिजल्टेंट। कंडीशन फॉर टू वेक्टर्स in a plane to give zero resultant। इसमें हम देखते हैं कि अगर दो वेक्टर को हम ऐड करें और रिजल्टेंट अगर जीरो होता है, तो इसका मतलब यह है कि वेक्टर ए और बी एक दूसरे का निगेटिव होगा। मतलब मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगे, डायरेक्शन में अपोजिट होंगे। इसका मतलब यह हुआ कि दो अनइक्वल वेक्टर का, दो अनइक्वल मैग्नीट्यूड का वेक्टर्स आपस में जीरो रिजल्टेंट नहीं दे सकते। तो एक प्लेन में थ्री unequal vectors can give zero resultant. Minimum three vectors, unequal vectors can give zero resultant in a plane. Minimum three unequal vectors in a plane can give जीरो रिजल्टेंट। ये बना सकते हैं, क्लोज ट्रायंगल बना सकते हैं। अब अगर ये वेक्टर्स एक प्लेन में नहीं हो, तो मिनिमम नंबर ऑफ वेक्टर्स रिक्वायर्ड टू गिव जीरो रिजल्टेंट विल बी 4। तो मिनिमम numbers of vectors non-coplanar vectors to give zero resultant, ये होगा 4। अब हम लोग देखते हैं कि थ्री वेक्टर्स कब जीरो रिजल्टेंट दे सकता है। तो देखते हैं कंडीशन फॉर थ्री वेक्टर्स
three coplanar vectors to give zero resultant. Condition for three coplanar vectors to give zero resultant. तो अगर तीन वेक्टर आपस में जुड़ के जीरो रिजल्टेंट देते हैं तो उनको अगर ऑर्डर में रिप्रेजेंट करें तो उन्हें एक क्लोज ट्रायंगल बनाना चाहिए, जैसा कि फिगर में दिखाया गया। हम कह रहे हैं कि क्लोज ट्रायंगल बनाना चाहिए, इसका मतलब ये होगा ये वेक्टर्स ट्रायंगल के प्रॉपर्टी को फुलफिल करें। इसका मतलब ये हुआ कि ट्रायंगल में हम लोग जानते हैं कि किसी भी दो स्मॉलर साइड का लेंथ का सम बिगेस्ट साइड से बड़ा होता है। तो therefore अगर sum of magnitude of two smaller vector is greater than equal to magnitude of biggest. तो जीरो रिजल्टेंट दे सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि देगा ही। अगर क्लोज ट्रायंगल बनाएगा तो जीरो रिजल्टेंट देगा, नहीं बनाएगा तो नहीं देगा। अब देखते हैं कि ये जो हमने इक्वल टू का साइन दिया वो ये केस है, ये वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर बी है, इसको हमने ऑर्डर में रिप्रेजेंट किया, और तीसरा वेक्टर सी है जिसका मैग्नीट्यूड ए और बी के सम के बराबर है, मैग्नीट्यूड के सम के बराबर है। तो ये केस भी जीरो रिजल्टेंट देने का केस है। तो हमने देखा कि थ्री वेक्टर्स जीरो रिजल्टेंट तब देंगे जब ये कंडीशन को फुलफिल करते। एक क्वेश्चन देखते हैं, which of the following sets of forces can't give zero resultant? इसमें पहला है 10 न्यूटन प्लस 10 न्यूटन 10 न्यूटन, दूसरा है 10 न्यूटन 15 न्यूटन 10 न्यूटन 15 न्यूटन, तीसरा है 10 न्यूटन 10 न्यूटन और 20 न्यूटन, चौथा है 10 न्यूटन 10 न्यूटन और 25 न्यूटन। यहां हम लोग देख रहे हैं कि 10 प्लस 10 ये छोटा होता है 25 से, इसलिए ये केस, इस केस में जीरो रिजल्टेंट नहीं देगा। फोर्थ केस। अब देखते हैं कि एक इंपॉर्टेंट थ्योरम जिसको लामीज थ्योरम कहते हैं। लामीज थ्योरम जो है, लामीज थ्योरम फॉर इक्विलिब्रियम of three
concurrent forces। concurrent vectors वो vectors हैं जिनके लाइन ऑफ एक्शन को हम प्रोड्यूस करें और वो एक पॉइंट पर आकर के मीट कर जाए तो उसको कहेंगे concurrent। अब मान लेते हैं कि किसी बॉडी पर 3 फोर्स है, F1 F2 एक्ट कर रहा है और F3 एक्ट कर रहा है। अगर तीनों का रिजल्टेंट 0 है तो हम कहेंगे बॉडी हमारा इक्विलिब्रियम है। और ये रूल कहता है कि मान लेते हैं कि तीनों फोर्स को अगर टेल जोड़ते हुए इस तरह से रिप्रेजेंट करें और F1 के जस्ट अपोजिट एंगल अल्फा हो, F2 के अपोजिट एंगल्स बीटा हो, F3 के जस्ट अपोजिट एंगल गामा हो, तो ये रिजल्टेंट हमारा कहता है 0 तब होगा अगर ये रूल कहता है F1 बाय साइन अल्फा इक्वल्स F2 बाय साइन बीटा इक्वल्स F3 बाय साइन। ये लामीज थ्योरम कहता है। अब इसका प्रूफ देखते हैं, इससे ये हमारा प्रॉब्लम्स बनेगा। लेकिन अगर प्रूफ देखना है तो हम लोग ऐसे देखेंगे कि तीनों वेक्टर को अगर हम लोग ऑर्डर में रिप्रेजेंट करें, यह हमारा वेक्टर F1 है, ये F2 है इस डायरेक्शन में, और ये F3। ये एंगल जो है अल्फा F2 और F3 के बीच का, तो F2 और F3 के बीच का जो एंगल होगा ये होगा, इसको प्रोड्यूस करेंगे। यहाँ टेल और हेड और टेल जुड़ता है, तो इसको प्रोड्यूस करेंगे। ये हो गया अल्फा, ये एंगल क्या हो गया साइन 180 माइनस। उसी तरह से F3 और F1 के बीच का एंगल, F3 और F1 के बीच का एंगल ये हो गया बीटा, ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस। और ये F1 और F2 के बीच का एंगल गामा, ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस। क्लोज ट्रायंगल बनेगा अगर इस तरह से क्लोज ट्रायंगल बनता है तो हमारा साइन लॉ एप्लीकेबल होगा। ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग साइन लॉ पढ़े होंगे। साइन लॉ हम लोग ऐसे लिखते हैं, ABC अगर एक ट्रायंगल है, इस साइड के लेंथ को स्मॉलर a, इस साइड के लेंथ को स्मॉलर b लिखते हैं, इस साइड के लेंथ को स्मॉलर c से लिखते हैं। तो a बाय साइन a, साइन लॉ ये कहता है a बाय साइन a इक्वल्स b बाय साइन b इक्वल्स c बाय साइन c। तो ये प्रूफ हो गया। यहां से अब इसमें अगर साइन लॉ लगाएं तो F1 बाय साइन 180 डिग्री माइनस अल्फा इक्वल्स F2 बाय साइन 180 डिग्री माइनस बीटा इक्वल्स F3 बाय साइन 180 डिग्री माइनस। साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता, इसलिए साइन 180 माइनस अल्फा साइन अल्फा होगा। साइन 180 माइनस बीटा साइन बीटा होगा।
साइन 180 माइनस गामा साइन गामा होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ट्रायंगल तब बनेगा जब F1 बाय साइन अल्फा इक्वल्स F2 बाय साइन बीटा इक्वल्स F3 बाय साइन गामा के हो। ये प्रूफ हो। इस तरह से हमारा प्रूफ है। अब देखते हैं कि एक क्वेश्चन देखते हैं इस पर बेस्ड लामीज थ्योरम पर। क्वेश्चन है एक सीलिंग से ये स्ट्रिंग बंधा हुआ है और इससे एक 20 न्यूटन का वेट टंगा। तो कहता है कि ये एंगल 30 डिग्री और ये एंगल 60 डिग्री है, तो ये एंगल होगा 90 डिग्री। और यहाँ 20 न्यूटन का वेट है, क्योंकि ये रेस्ट पर है इसलिए इसमें जो टेंशन होगा 20 न्यूटन का इस तरह से होगा। और ये टेंशन निकालना है T1 क्या है और T2 क्या है। यहां से ये एंगल 60 डिग्री, देयरफॉर दिस एंगल इज 150 डिग्री और ये एंगल 120। ठीक है। अब देखते हैं T1 ये है, इसके जस्ट अपोजिट साइन 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री साइन 150। T2 इसके जस्ट अपोजिट साइन 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री साइन 120। और ये T3 या 20 न्यूटन बाय साइन 91 और साइन 180 माइनस 30 साइन 30। T1 बाय साइन 30 इक्वल्स T2 बाय साइन 60 equals 20 Newton. Therefore, T1 equals 20 Newton into sin 30. Sin 30 half is 10 Newton. और T2 20 Newton sin 160 sin 120 या sin 60 डिग्री। एक sin 60 √3/2 10 √3। इस दोनों का मैग्नीट्यूड हमें मालूम हो। तो इस तरह से लामीज थ्योरम के थ्रू हम लोग जब किसी बॉडी पर 3 कोप्लेनर और कंकरेंट फोर्सेस लग रहे हों तो उनके इक्विलिब्रियम का प्रॉब्लम्स हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं कंडीशन फॉर एन वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड टू गिव जीरो रिजल्टेंट। हम लोग कंडीशन से जानते हैं कि यह एन इक्वल वेक्टर्स जीरो रिजल्टेंट तब देगा जब उनको ऑर्डर में रिप्रेजेंट करें तो एन साइड का क्लोज्ड पॉलीगन बन जाए। अगर एन साइड का क्लोज्ड पॉलीगन होता है और हर जो है आपका साइड का लेंथ या मैग्नीट्यूड इक्वल होगा तो ये सभी एंगल बराबर होंगे। तो ये एंगल हर इंटीरियर एंगल n-2 इंटू 180 डिग्री डिवाइडेड बाय n। तो ये जो दो वेक्टर कंस्टिट्यूटिव वेक्टर के बीच का एंगल जो है, यहां से आप देखें कि ये दिस वेक्टर थीटा प्लस दिस वेक्टर इक्वल्स ये माइनस दिस प्लस 180 डिग्री। देयरफॉर थीटा इक्वल्स 180 डिग्री माइनस n-2 इंटू 180 डिग्री डिवाइडेड बाय n। यहाँ एलसीएम में आ जाएगा
यहाँ से 1n इंटू 180 डिग्री माइनस n इंटू 180 डिग्री प्लस 360 डिग्री और डिवाइडेड बाय n, ये n इंटू 180 डिग्री कैंसिल हो गया तो हमारा आंसर 360 डिग्री बाय n। तो ये n वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड विल गिव जीरो रिजल्टेंट अगर सभी वेक्टर्स आपस में एट एन एंगल 360 डिग्री डिवाइडेड बाय n से सेपरेटेड है। ठीक है, अब देखते हैं यहां से यूनिट वेक्टर क्या होता है। यूनिट वेक्टर एक वेक्टर है ऑफ मैग्नीट्यूड 1 यूनिट। जैसे कोई फोर्स बोले 1 न्यूटन का तो वह एक यूनिट वेक्टर हुआ। अब देखते हैं कि कैसे यूनिट वेक्टर मिलता है। तो एक यूनिट वेक्टर लिखना होगा इन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। ये होता है, इसको ए के ऊपर कैप दे करके लिखें या यू ए करके। ये होता है वेक्टर ए को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर। जिसमें हम लोग सीखेंगे कंपोनेंट फॉर्म में जब वेक्टर लिखा हुआ होगा वहां से कंपोनेंट फॉर्म सीखने के बाद हम लोग इस पर बेस्ड प्रॉब्लम्स बनाएंगे। अब इस तरह से लिख सकते हैं, अगर कैप लगा होगा किसी भी वेक्टर के साइन में सिंबल में तो हम लोग समझेंगे श्योरली ये यूनिट वेक्टर। एरो लिख करके किसी वेक्टर यूनिट वेक्टर को हम लोग डिनोट कर सकते हैं। इसका अपोजिट भी ट्रू है, कन्वर्स। ए वेक्टर इन एनी डायरेक्शन अगर लिखना है यहां से तो यह मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर को मल्टीप्लाई कर देंगे यूनिट वेक्टर इन दैट डायरेक्शन। अब हम लोग एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट देखेंगे कि कोऑर्डिनेट एक्सेस के तरफ यूनिट वेक्टर को कैसे लिखते हैं। तो यूनिट वेक्टर along coordinate axis, along coordinate axis। यह हमारा एक 3 डायमेंशनल फ्रेम है। मान लेते हैं ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। तो एक्स डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर लिखेंगे आई के ऊपर कैप रख करके या आई के ऊपर एरो। वाई के डायरेक्शन में जे के ऊपर कैप रखकर या एरो रखकर और जेड के डायरेक्शन में के ऊपर कैप रख करके या एरो रखकर। तो यहां तक हम लोगों ने सीखा आज। कल हम लोग कंपोनेंट निकालना सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में।
और कुछ प्रॉब्लम देखें।